नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसका होगा राज तिलक में सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि हर पल बदल रही है तस्वीर। जी हां, आपने देखा कैसे सुबह कुछ ऐसे रुझान आए कि महागठबंधन की बन रही थी सरकार। शाम होते होते एनडीए बहुत आगे पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से फेर बदल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इस वक्त जो तस्वीर आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि महागठबंधन फिर से आगे बढ़ रहा है। और सस्पेंस बरकरार है। एनडीए एक तरफ तो दूसरी तरफ महागठबंधन, और हर पल बदलती तस्वीर में इस ब्रेकिंग खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। रुझान कुछ इस तरह से होते हुए शाम के 6 बजे जो संकेत मिल रहे हैं वो एक बार फिर से फेर बदल की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अभी तक के रुझानों के मुताबिक आरजेडी बीजेपी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी आरजेडी ने क्या एक बार फिर से बीजेपी को पछाड़ दिया है। कुछ देर पहले तक तस्वीर ऐसी बन रही थी जहां भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही थी। आरजेडी 73, बीजेपी 72। तस्वीर अब एक का फासला हो गया है आरजेडी और बीजेपी के बीच, जहां पर 73 सीटों के साथ क्या एक बार फिर से आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी 122 के साथ। हालांकि एनडीए की स्थिति अभी तक के रुझानों के मुताबिक साफ दिखाई दे रही है, उनके पास बहुमत दिख रहा है। लेकिन बीजेपी वर्सेस आरजेडी, जब आप स्ट्राइक रेट देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, तो 73 और 72 में 73 आरजेडी के पास है, 72 सीटों के साथ बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी तस्वीर कुछ इस तरह से पलटती हुई एक बार फिर से जब आप आरजेडी वर्सेस बीजेपी देखते हैं। ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आखिरी दौर में अलग अलग जगहों पर कई रैलियां दी और उसमें जबरदस्त रिस्पांस था, उसकी वजह से बीजेपी को काफी एडवांटेज मिल रहा था। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं मार्जिन वाली सीटें, इन्हीं पर रखिएगा नजर। 500, 1000 वाली सीटें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 21 सीटों पर वोटों का अंतर हजार है। 32 सीटों पर 2000 से कम का डिफरेंस ये बता रहा है कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तस्वीर साफ मत समझिएगा, हर पल बदल सकती है तस्वीर। 4 सीटों पर 200 से भी कम का अंतर है। और आपको पता चल ही गया होगा, कोरोना काल में दरअसल बूथ की संख्या बढ़ाई गई थी, इसीलिए काउंटिंग में देरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तरफ से ये जानकारी दी थी। लेकिन 1000 हो, 2000 हो, 500 हो, इन सभी में जो फासला है उनमें कई सीटें अभी भी फंसी हुई हैं और यहां पर बाजी पलट सकती है। लेकिन जेडीयू दफ्तर में जबरदस्त जश्न इस वक्त भी मन रहा है। वो पैनल जो सुबह से लगातार आज तक पर बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संगीत रागी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, जश्न मनना शुरू हो गया है। बीजेपी दफ्तर दिल्ली में, तो यहाँ जेडीयू दफ्तर पटना में। देखिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह की ये रिपोर्ट। जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उत्सव का माहौल है और यहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। और देखिए किस का तरीके से कार्यकर्ता जो हैं यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि अभी तक के जो नतीजे आए हैं और जो लीड एनडीए ने बना के रखी है उससे जेडीयू खेमे में काफी खुशी है। पूरे बिहार की जनता का जीत है और विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से जनता ने ये उत्साह से बिहार में फिर से सरकार बनाने का काम किया, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण जश्न मना रहे हैं, लोगों को मुंह मीठा करा रहे हैं। लड्डू खा के एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। और इन जेडीयू को अब एहसास हो गया है कि एनडीए जो है अब यहाँ से पीछे जाने वाला नहीं है और इसीलिए जमकर यहाँ देखिए जेडीयू कार्यालय में जो है कुछ
उत्सव जैसा माहौल, जश्न मनाया जा रहा है, जीत की तैयारी यहाँ पर जो है वो पूरी है। एनडीए को जिस तरीके से बढ़त मिली है उससे जेडीयू काफी उत्साहित है और कई पोस्टर्स जो है नए नए लगाए गए हैं यहाँ पर जेडीयू दफ्तर के बाहर। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये नया पोस्टर, बिहार में काबा। ये सवाल बिहार चुनाव से पहले उठना शुरू हुआ था और उसके बाद इसका जवाब दिया गया है, बिहार में काबा, फिर से नीतीश कुमार बा, बुझलस बबुआ, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरा पोस्टर देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ पर है वेलकम पीपल्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहाँ स्वागत किया जा रहा है जनता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और ये एक और पोस्टर यहाँ लगाया गया है जहाँ नीतीश कुमार को जनता ने फिर से चुना, 24 कैरेट गोल्ड। यहाँ यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, जनता ने चुन लिया है। इन पोस्टरों के जरिए जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और एनडीए को अभी जो बढ़त मिली हुई है उसको लेकर जेडीयू खेमा जो है वो काफी उत्साहित है और मान रहा है कि सरकार अगली एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में काबा, फिर से नीतीश कुमार बा। ये देखिए, समझला बबुआ, यानी ये कटाक्ष के जरिए जो कहा जा रहा है उसके मायने बहुत दूर तक है। नीतीश कुमार एक ऐसा नेता जिसने लगातार अब 3 बारी लगभग, बीच बीच में थोड़े हिस्से छोड़ दे, मुख्यमंत्री बने रहे। चुनौती कौन दे रहा था? लालू प्रसाद यादव के लाल जिन्हें कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव। तो उनको समझाया जा रहा है कटाक्ष के जरिए कि समझला बबुआ, बिहार में काबा। ये एक गाना के जरिए मशहूर हुआ, लेकिन उसके बाद से सब अपनी अपनी तरीके से बता रहे थे बिहार में काबा। बेरोजगारी बा कह रहे थे तेजस्वी और बहार बा समझा रहे थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार बा। तो इसी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो ये कटाक्ष है, क्या वो सही साबित होगा? लेकिन देखिए, हम बार बार आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि कई सीटों पर अभी भी 1000, 2000, 500 सीटों का अंतर है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दे रहा है, चुनाव आयोग। सुनिए। यू आर ऑल अवेयर दैट कंसीडरिंग द प्रोटोकॉल्स ऑफ पैंडेमिक, all arrangements of electoral processes were suitably modified to maintain the norms of social distancing, wearing of masks, sanitation and other safety norms related to health and hygiene. As the process of polls were modified, similarly the norms of the counting arrangements were also modified. Instead of 14 counting tables in a hall, generally we have 7 counting tables kept in every counting hall, except the places where much bigger halls are available. So number of postal ballots have also increased, and we have postal ballots through the electronically transmitted postal ballot for the service voters, postal ballot for voters who are above 80 years of age, persons with disabilities and member of the essential services who opted for the postal ballot. We also have the postal ballot for polling officials, the counting of which is going on parallelly. We have on an average about 35 rounds of counting for the assembly constituencies. In some of the cases where the assembly constituencies are big, this round may be about 50 or so. And each round takes about 20 to 30 minutes, which includes tabulation, distribution of round results to the candidates and counting agents. Finally, we have the counting of VVPAT slips of 5 randomly selected polling stations as the final round. Emphasis of the Commission is that the procedures and guidelines relating to counting and COVID-19 are to be scrupulously and sincerely followed. The Commission has directed that the counting officials need not be in a haste or hurry to declare the results, and they should follow all the procedures and take as much time as it is naturally required. Considering the above facts, it is natural that it will take some more time than the normal time, and you are all aware that pandemic period is not the normal time. As rightly said by my colleague in the day, results may come till late night, and the progress is going on smoothly for counting in all the places. Many results have also come. We will give you details about that also. You are aware that the Commission has this time devised a very good IT application, and that voter helpline and the results you can see on our website of the Election Commission. You also have the app and which gives you
details, authentic details of the results declared. And as you know that after the every round it has to be properly authenticated, and then it has to be sent to the digital platform, the Election Commission, which is certified by the observers and the returning officers. So that's why there may be little gap in what you see in the media and what you see on our portal. But however, we try to give you the results as early as we receive it from the counting places. So I will request first of all Mr. Ashish Kundra to give you information about this app, because this is for the benefit of the people at large. Anywhere in the country or maybe outside, you can see the results, what is coming on our portal and on our mobile app. Good evening, everybody. As all of you are aware, and as I had briefed earlier, that we have a voter helpline application which has been widely used by people across the country. तो चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि कोरोना की वजह से ये देरी आप जो देख रहे हैं मीडिया में और उनके पोर्टल में जो अंतर है उसकी भी वजह बताई, और साथ ही ये कहा कि हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जैसे ही रुझान सामने आते हैं, सीटों में बढ़त दिखती है, हम आपको दिखाएं। लेकिन आज तक की नजर उन सीटों पर है जहां पर मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि वही गेम चेंजर हो सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीर है 123 सीटों के साथ एनडीए बहुमत का आंकड़ा छूता हुआ, वहीं पर आप आरजेडी प्लस को, महागठबंधन को 112 पर अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असल तो जानकारी अब आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, 74 वर्सेस 72, यानी आरजेडी 2 सीटों के फासले से अब आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी की तरफ से जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। इम्तियाज अहमद अंसारी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए डॉक्टर संबित पात्रा, फिलहाल तो मामला अब ऐसा अटक रहा है, आरजेडी आपसे आगे निकल रही है और वो भी 2 सीटों से। ये बता रहा है कि तेजस्वी की जो लोकप्रियता बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर थी, उसमें कहीं ना कहीं एक दम दिखता है। देखिए अंजना जी, जहां तक अटकने वाली बात है, 2 दिन से तो हम लोगों को ऐसे अटकाया गया था मानो आज हम कहीं के नहीं रहने वाले हैं। मगर ये अटकाने लटकाने भटकाने वाला विषय आज कहीं न कहीं एक रिजल्ट में परिवर्तित होते हुए, यथार्थ में परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। मैं सुबह में एक शब्द का प्रयोग कर रहा था और अभी भी वो शब्द प्रयोग करूंगा, वो शब्द है संयम। सुबह से मैं कह रहा था कि, और मैंने पहली बार कहा जब सुबह 9 बजे में डिबेट में आया, तब भी मैंने कहा कि कोविड काल के कारण रिजल्ट इस बार देर से निकलेगा, और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी धैर्यपूर्वक हमें इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए। किंतु जो प्रोजेक्शंस दिया गया था कि तेजस्वी ऐसे हैं, तेजस्वी ऐसे हैं, इस प्रकार से क्लीन स्वीप हो रहा है, मैं एकदम स्पष्टता कह रहा हूं कि यह वेव वाला चुनाव तो कम से कम नहीं था। जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा था कि यह क्लीन स्वीप वाला चुनाव है, वेव वाला चुनाव है। और बताइए, कुछ लोग तो स्टूडियो में नृत्य शुरू कर दिए थे। एक मेरे जानकार हैं, वो स्टूडियो में वो जब एग्जिट पोल आया था तब नाच रहे थे, कल भी नाच रहे थे, आज उनका मूड ऑफ होगा शायद, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, मगर वो सारे लोगों के नृत्य बंद हो गए हैं। कम से कम किसी के नाचने पर थोड़ी रोक लगा दीजिएगा। क्या हाल कर रखा था सोचिए, किसी के नाचने पर थोड़े रोक लगा दीजिएगा। अभी देखिए मृत्युंजय जी यहाँ पर डांस करने लगेंगे, आरजेडी दफ्तर के बाहर वहां पर खुशी मनाई जा रही है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आरजेडी दफ्तर से मौसमी जुड़ रही है, वहां की तस्वीरें देखिए। मौसमी, यहाँ पर तो लग रहा है जीत हो गई है। अंजना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजब गजब राजनीति है। यहाँ पे आप देखिए कि आरजेडी के दफ्तर के बाहर एकाएक ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, और यहाँ पे लोगों का कहना है लालू के सिपाही हैं हम, अंत तक लड़ेंगे। और अभी भी इन लोग ने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि ये बिहार का किला फतेह करेंगे, इनको पूरा भरोसा है। पीछे तेजस्वी की फोटो और आगे ढोल नगाड़ों और पूरी होली के साथ, रंगों के साथ यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये कोई नहीं सोच रहा, इतना सोच भी नहीं रहे लोग। इंतजार बहुत हो गया था, ढोल नगाड़े इंतजार कर रहे थे बजने का, तो निकाले ढोल नगाड़े और अब
शोर में ही कहीं ना कहीं अपनी हार को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना होगा। और यहाँ पे ये तस्वीर आरजेडी दफ्तर के बाहर और बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसके सामने ही जनता दल यूनाइटेड का भी दफ्तर है और उसके साथ साथ बीजेपी का भी दफ्तर है, तो सब जगह जश्न मन रहा है। अंजना, बिल्कुल मौसमी, दफ्तरों में जश्न मन रहा है। मौसमी, जो आपने पहली लाइन कही थी ना, उसी में दम है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम भी दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा वहां का डांस दिखाइए। एक तरफ जेडीयू दफ्तर का डांस है, एक तरफ आरजेडी का डांस है। डॉक्टर समित पात्रा, मैं यही कह रही थी। और इधर आरजेडी की तरफ से ट्वीट भी किया जा रहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से जमीन पर जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि देर रात तक हम ही जीतेंगे। अब तो हम ही जीतेंगे, दोनों तरफ ढोल बज रहा है, आप किसको रोक लीजिएगा? देखिए, फिर तो हमारी बात सच हो गई। बिहार में का बा, बिहार में बहार बा। अब देखिए, सब जगह मिठाई बट रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, तो ये तो बिहार में बहार बा। जो नीतीश जी और हम लोग कह रहे थे वही हो रहा है। मतलब दो गेट छोड़ के उनका ऑफिस है, वहां भी बाहर बा, हमारे गेट पे भी बाहर बा, उनके गेट पे भी बाहर बा, तो चारों तरफ बाहर है, इसमें क्या बुराई है? नहीं, मगर हम एक लार्जर पॉइंट पे आने दीजिए। थोड़ा कांग्रेस के दफ्तर के आगे नाच हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। मतलब मैं प्यार से जानना चाहता हूं कि हम लोग दोनों के दफ्तर के आगे तो नाच गाना चल रहा है, और थोड़ा कांग्रेस के दफ्तर के आगे भी तो कोई होगा, वहां भी बाहर है कि नहीं, ये भी दिखाइए थोड़ा। सुप्रिया जी, आप इसके लिए मत, इसको बेट की तरह मत ट्रीट कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार मृत्युंजय जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, नीतीश कुमार, उनके पार्टी के ही पोस्टर में लिखा हुआ है कि बिहार में नीतीशे बा, समझ ला बबुआ। देखिए अंजना जी, आज दिन मंगलवार है और बजरंगबली के गदा से होगा प्रहार। आप देर रात तक हमारी जीत सुनिश्चित है, ये बात हमारा लॉक कर लीजिए। जितना भी ये लटके, पहले तो ये सब 12 बजे तक ही सुनने को मिलता जो भी करे, लेकिन जनता इनको पटकेगी। ठीक है, ठीक है। कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? नहीं तो क्या कीजिएगा, ये तो कोरोना काल में जी कितनी सीटें? हमारी जो भी सीटें 122 के पार, 122 के पार हम जाएंगे, जहां पर जाकर रुक जाए, लेकिन 122 हम पार करेंगे, जीतेंगे। ठीक है, चलिए 200 से 122 पर तो आए। सुप्रिया जी, वो कह रहे थे कांग्रेस दफ्तर का भी हाल देखना पड़ेगा, 20 है अभी। हम लोगों ने जो सुबह बात करी थी अंजना जी, तो आई थिंक जो सबसे कंसिस्टेंट बात ये है कि ये लंबा दिन होने वाला है, स्पेशली आप लोगों के लिए जो स्टूडियो में बैठे हैं। कोरोना काल का दौरान का चुनाव है, मुझे लगता है बताना जरूरी है व्यूअर्स को कि 60% वोटों की ही अभी तक गिनती हुई है, 40% वोट बाकी हैं। 21 सीटों पर 1000 से कम की मार्जिन है, जो किसी भी तरह स्विंग कर सकती है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स अभी बता रही हैं कि ये चुनाव हमारे फेवर में जाएगा। मैं फिर से कहूंगी कि हमने चुनाव मुस्तैदी से लड़ा है और बड़े ही रियल इश्यूज को उठाया है। मुझे लगता है बिहार की जनता उन इश्यूज पर सम्मान करेगी और उसी पर उन्होंने वोट किया है। मैं आश्वस्त हूं इस बात की। ठीक है, प्रभु जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मैं आपकी कांग्रेस, क्योंकि अभी आरजेडी वाले जो बीजेपी वाले पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाल देखिए, क्योंकि जो हमारा एग्जिट पोल था उसके अंदर कांग्रेस को जो सीटें दी गई, इससे हाफ आधी भी नहीं मिल रही हैं, और आरजेडी की परफॉर्मेंस लगभग 5-10% नीचे है। तो कांग्रेस की अगर वो सीटें आ जाती जो एग्जिट पोल के हिसाब से है, तो आप तो उसी पर पहुंच जाते 135-132 के ऊपर। तो लगता नहीं कि कांग्रेस वाज ओवर कॉन्फिडेंट 70 सीटें आपको देने से नुकसान हो गया, आपकी सरकार नहीं बन पाई, कि कांग्रेस वाज नॉट कैपेबल, कि ऐसा लगता ना कि 70 सीटें करने की क्षमता आप में नहीं थी, आपकी लीडरशिप में नहीं थी, इसलिए आप पीछे रह गए सबसे ज्यादा 5वें नंबर पर जाकर के। You do you accept it? मैं आपकी बात से असहमत हूँ, और असहमत इसलिए हूँ कि जब हम एक गठबंधन में एलाइज के साथ चुनाव लड़ते हैं तो हम ये नुक्ताचीनी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वैसे भाजपा और जेडीयू ने चुनाव लड़ा, आज जेडीयू तो ये पलट के नहीं कह सकती है कि आपने क्या क्या येन तेन प्रतिक्रिया नहीं किए हमारी सीटें कम करने के लिए। वैसे ही आज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक एलाइज मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आप नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जागरूक जनता मुद्दों को विश्वास में रखकर वोट देगी। जैसे जेडीयू ने पुल डाउन किया एनडीए को, क्योंकि उनकी सीटें जितनी थी उसके मुकाबले में बहुत कम रह गई हैं, 42 सीटें रह गई हैं, कहाँ उनके 65-66 थी तब। उसके बाद तो कांग्रेस की भी अपनी जितनी पहले की थी 29 थी या 27 थी आपके पास। तो दोनों रीजनल जो पार्टीज हैं उनकी वजह से अलाइज पार्टी है मेजर। मैं तो उस इश्यू पर आ कि 70 जो आपने क्लेम किया उनसे,
वो आपका ओवर क्लेम होने की वजह से आपको लगता नहीं कि आपने नुकसान कर दिया? ऐसा होता है प्रभु जी कि जब आप अलायंस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जो आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ नहीं लेना चाहते, लेकिन अलायंस में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी सीटें हो जहां पे हम नहीं लड़ना चाहते हो चुनाव, लेकिन अलायंस में गिव एंड टेक होता है। मैं इस बात को अपने पीछे रखकर अपनी आने वाली जीत के स्वागत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलिए यहाँ से जल्दी जल्दी कमेंट लेते हैं। इम्तियाज अहमद अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए जेडीयू की तरफ से, उनके पास भी चलेंगे। वाजपेयी जी आपके पास भी आएंगे। एलजेपी के खाते में कुछ नहीं जा रहा है, चिराग दूसरे का बुझाने के लिए गए थे, लेकिन लगता है कि परेशानी अपने आंगन में हो गई है। जल्दी से संगीत रागी जी, फिलहाल जो तस्वीर है उसमें बीजेपी आगे निकल गई है 74 और आरजेडी 74, बीजेपी 72। देखिए, मुझे उस थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में ये कहना था कि देखिए कांग्रेस निगोशिएट कैसे कर सकती है। कांग्रेस का यदि जनाधार होता तब तो जाकर के बहुत ज्यादा वहां पर काम कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस न संगठन के स्तर पर है, किसी भी प्रकार से कई ऐसे बूथ होंगे, हजारों ऐसे बूथ होंगे जहां पर कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो 70 सीटें लड़ी, मुझे लगता है वहां पर स्ट्रेटेजिकली या ये रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी गलती रहा तेजस्वी से। आपकी जिद है कि कांग्रेस दफ्तर हम दिखाए ही दिखाए। आप दिखा दीजिए, कांग्रेस में दफ्तर में कोई नाचने वाला हो ही नहीं सकता है, वहाँ रोने वाला होता है, वहाँ पर अब ये तो तेजस्वी यादव को तय करना था ना, उनको लगा कि 70 सीटें मुझे देनी चाहिए। अब जो भी गठबंधन का फॉल आउट होगा, देखिए ये कल तक कांग्रेस के सारे प्रवक्ता लोग क्या करके यहाँ पर कह रहे थे, देखिएगा हम लोग 50 सीटें जीत सकते थे। हमारे स्टूडियो में मेरे मित्र आशुतोष बैठे हैं, इनकी भी यही उम्मीदें थी कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं, कांग्रेस 50 सीटें तक जा सकती थी। अब पता नहीं कहां से 20-21 सीट पे निकल रही है और तब से इनके चेहरे बुझे हुए हैं। आपसे पूछ रहे हैं और तब से इनके चेहरे बुझे हुए हैं। वैसे हम आपको बता दें एक बार जल्दी से हम दिखा दें जरा पूरा जो हम इलाके वाइज दिखा रहे हैं। मिथिलांचल में देखिए, वही दिखा के मिथिलांचल पे चूंकि वो जिप शॉट दिखा रहा है, 42 सीटें मिथिलांचल में। एनडीए को जबरदस्त, थोड़ा सा वापस कीजिएगा। मिथिलांचल में जो परफॉर्मेंस रही है आशुतोष जी, वो आप भी पहले इशारा कर रहे थे, मिथिलांचल बड़ा टेक अवे है एनडीए के लिए। सीमांचल में भी उन्होंने ठीक कर लिया, यानी वहां पर लगता है कि क्या ओवैसी का फायदा मिला वहां पर। इन सब पर रीजन वाइज जो है उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक बात बताई थी, अगर कहें तो इजाजत दे तो मैं पब्लिक कर देता हूं अभी उसको। मैं उसको छोड़ देता हूं सर, कुछ ऑफ रिकॉर्ड यहाँ नहीं मैं छोड़ देता हूं उसको। मैं थोड़ा सा इनका लिहाज कर रहा हूं क्योंकि इनका व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं उस बात को नहीं कहता हूं। देखिए, दो चीजें हैं जो अभी आपने भोजपुर का दिखाया और इसके साथ साथ आपने दिखाया मिथिलांचल का। भोजपुर में अगर आप देखें तो 49 में से 38 सीटें महागठबंधन के पास गई और एनडीए को सिर्फ 10 सीटें मिली। मिथिलांचल में 60 में से एनडीए को 42 सीट मिलती है और महागठबंधन को 18। ये और चंपारण में 18 में से 14 सीटें एनडीए को मिलती, यानी इन 3 इलाकों में, एक इलाके में एनडीए टोटली साफ, दूसरे में आरजेडी महागठबंधन पूरी तरीके से साफ। अब ये समझने वाली बात है कौन सा फॉर्मूला मिथिलांचल में चल रहा था जिसने एनडीए को फायदा पहुंचाया, भोजपुर में कौन सा फॉर्मूला चल रहा था जिसने महागठबंधन को फायदा पहुंचाया, चंपारण में कौन सा चल रहा है जिसने एनडीए को। तो इसका मतलब ये कि बिहार के कई इलाकों में कुछ अलग तरीके के समीकरण भी काम किए जो चल रहे हैं। अब इसमें अगर आप सीमांचल को देखिए, सीमांचल और कोसी के इलाके 1.5 करोड़ वोट अभी काउंट होने बाकी है। मैं सर यही मैं कह रहा हूं, अगर आप कोसी और सीमांचल को देखिए, यहां तगड़ी लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच में तगड़ी लड़ाई है। इसका मतलब यह कि बिहार के हर रीजन में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा गया, लोगों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड। ठीक है, हम चलेंगे पटना भी। आप रिपोर्टर को दिखाइए जल्दी से संजय जी, सीमांचल और ये जो अलग अलग क्या ओवैसी ने वहां अलग अलग रीजन की जो बात कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वोटरों ने अलग अलग तरीकों से वोट किया है। वोटरों की पसंद नापसंद अलग अलग इलाकों में लगभग एक जैसी रही है, लेकिन जो खास अंतर दिखाई पड़ता है कम से कम 2 रीजन्स में तो ये साफ दिख रहा है। अगर आप मिथिलांचल और सीमांचल को देखें, ये 2 इलाके हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। सीमांचल के इलाके में तकरीबन 30% मुस्लिम मतदाता हैं, तो मिथिलांचल में भी तकरीबन 20% मुस्लिम मतदाता हैं। अभी प्राइमरी रिजल्ट्स इनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोटों में विभाजन हो गया और इस विभाजन की वजह से एनडीए को फायदा पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में एनडीए के लिए कुछ खास ज्यादा पसंद थी। किसने किया डिवीजन? क्या ओवैसी का असर था? बिल्कुल, ओवैसी जी की पार्टी जिन्होंने तमाम कई कंस्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, वो उसके कारण वोटों का बंटवारा हुआ और उस वजह से आप सीमांचल में तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है उनकी जिस गठबंधन के वो पार्ट हैं उसमें कम से कम 5 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं,
कुछ सीटें शायद जीत भी गए हो, तो ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। चिराग पासवान से तो अच्छी सर उन्हीं की परफॉर्मेंस लग रही है। जल्दी से सब एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा संजय जी, आपने जो 30% मुसलमानों की बात की सीमांचल में और पाटली वहां पे मिथिलांचल में, इसका मतलब इस इलाके में कंसोलिडेशन हिंदू वोट हुआ है? हिंदू वोट शायद कंसोलिडेशन उतना हुआ होगा जितना और इलाकों में रहा हो, लेकिन चूंकि उनके विपक्ष में जो वोट मिले वो बट गए हैं, वो बट गए हैं, उसको बाय डिफॉल्ट फायदा होता है। यही कोशिश की थी ना तेजस्वी यादव ने CPI-ML वगैरह को जान के कि जो एंटी NDA वोट है वो कंसोलिडेट रहे, एक साथ रहे, वो बटे नहीं। पटना की तस्वीरें दिखाते हुए ब्रेक पर जाएंगे, रिपोर्टर हमारे कुमार कुणाल वहां पर है, तस्वीरें वहां की दिखाते हुए ब्रेक पर जाइए। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और आपको बता दें हमारे साथ JDU से भी प्रवक्ता जुड़ गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सस्पेंस अभी बरकरार है कुणाल, आंकड़े अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, जश्न अपनी तरफ से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी दफ्तर आपको लिए चलते हैं सीधे पटना, उसके बाद रिएक्शन लेंगे डॉक्टर संबित पात्रा से। यहाँ पर भी खूब डांस हो रहा है, खूब नाच गाना हो रहा है। कुमार कुणाल दिखाइए। बिल्कुल 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 अंजना, लड्डू बट रहे हैं, डांस और ढोल सब बज रहा है। जरा हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ढोल बज रहा है और यहाँ पर गाना भी हो रहा है। आप अभी जिंदाबाद जिंदाबाद। आराम से बिहार में का बा ए बबुआ, सुना ना, रुका जरा सुना, समझावत ताने बिहार में का बा। सुशासन के सरकार बा, सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा, सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा। गर्दा है यहाँ पर अंजना, गर्दा है। और जरा ढोल भी अभी आप बजा रही थी। स्ट्रेचर, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस के भरमार बा, स्ट्रेचर, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस के भरमार हो। अरे साफ करे के काहे लमट चश्मा के लेंस हो। अंजना यहाँ जय श्री राम से लेकर वंदे मातरम और गर्दा बा, ढोल भी चल रहा है। ढोल भी बजाइए जरा, ढोल भी जम के बज रहा है यहाँ पर। ढोल भी बज रहा है और तमाम श्री राम। तो क्या आज जय श्री राम, अभी तो पूरा गलती भी नहीं हुआ है, तो आप लोग इतने जोश में हैं? देखिए, बिहार की जनता पे हमें पहले भी भरोसा था, विश्वास था, और बिहार के जन जन और कण कण पे आज भी भारतीय जनता पार्टी को उतना ही भरोसा और विश्वास है। बिहार के लाखों लाख जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बनेंगे या फिर बीजेपी का बनेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही स्वीकार करेगा। अंजना, लड्डू बट रहे हैं, ढोल बज रहा है, गाना है, यानी माहौल पूरा बना हुआ है। बीजेपी अगर इस बार पहली बार अगर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होकर के निकलती है, क्योंकि इससे पहले 2005 में भी जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन ये पहली बार होगा कि जब एनडीए सबसे बड़ी पार्टी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो इसका पूरा जश्न है, माहौल है, पूरा यहाँ पर भूकाल है इस समय। देख लीजिए किस तरीके से भूकाल है। और बिहार की भाषा में उन्होंने गाया ना, मैडम पूरे जोश में थी, एकदम कहा गर्दाबास डॉक्टर संबित पात्रा। और हालांकि जो सबसे बड़ी पार्टी वाला मामला है उसमें देखिए ना, जमीन पर कुछ और है, वहां कुछ और है। आंकड़ा 73-74 पर आरजेडी पहुंच गई है, लेकिन वहां पर नाच गाना हो रहा है। तो नाच गाने पर तो किसी का पेटेंट नहीं हो सकता है ना डॉक्टर पात्रा। तीनों पार्टी में जश्न है, तीनों पार्टी की तस्वीर दिखाइए, सब नाच रहे हैं। बढ़िया है, सबको नाचने दीजिए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज केवल बिहार का विषय नहीं है, बिहार का विषय तो है ही, उसके साथ साथ 11 राज्यों में बाईपोल हुए हैं, और कोई छोटे छोटे बाईपोल नहीं हुए हैं, बड़े बड़े बाईपोल हुए हैं। 26-26 सीट, 8-8 सीट, 7-7 सीट के बाईपोल हुए हैं। तेलंगाना जैसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता था, वहां बाईपोल में इतने अत्याचारों के बाद भी बाईपोल में बीजेपी जीती है। आप देखिए, गुजरात में स्वीप कर गया है बाईपोल, उत्तर प्रदेश में 5 सीट, और वहीं मध्य प्रदेश में हमने अपनी सरकार को बजाय रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, अभी वो हमारी बहन गर्दाबा जो बोल रही थी, वो बोल रही थी कि एम्बुलेंस का
भरमार बा, वेंटिलेटर बा। ये जो है कोरोना के बाद सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा चुनौती से भरा हुआ इलेक्शन था। ये थम्सअप है हिंदुस्तान की जनता का, 11 राज्य और बिहार की जनता का, कि मोदी जी ने कोरोना को जिस प्रकार संभाला है, समय से लॉकडाउन किया है, हमारी जानों को बचाया है, उसके लिए धन्यवाद मोदी जी, हम आपके साथ खड़े हैं। ये मजाक का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, आप इसको मुहर मान रहे हैं कोरोना के हैंडलिंग पर, लॉकडाउन के हैंडलिंग पर। अलग अलग तरीके से पार्टियां अब इंटरप्रेट करेंगी जो भी जीत होता है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता दें, 6:30 बजे तक लगभग 3.5 करोड़ जो कुल वोट है 4.16 करोड़, उनमें से 3 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती हो गई है अभी भी, लेकिन 1.25 करोड़ वोटों की गिनती बाकी है। इम्तियाज जी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इम्तियाज जी, 43 सीटें आपकी तरफ है और वहीं 73 सीटें बीजेपी की तरफ से, वो अब हमारे साथ नहीं है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, इसको अब बीजेपी, अगर यही आंकड़े रह जाते हैं और उनकी जीत होती है, तो इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही है कि कोरोना के बाद जो परिस्थितियां हुई उसमें हमने जिस तरह से परिस्थिति को संभाला, जनता ने साथ दिया है, यानी उस पर मुहर लगेगी। सुप्रिया जी, अब देखिए, रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन तो सबको अपने ऊपर है, और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो मैं उसका धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वो वापस वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो अभी तक कर रहे हैं। कोरोना काल हो या उसका कुप्रबंधन हो या नौकरियों पर जो प्रहार किया हो या जिस तरह से लॉकडाउन लगा के कल कारखाने बंद किए हो, इसका प्रभाव अभी दिखेगा। और इसको ये इंटरप्रेट कर लेना कि जनता ने उनको इसलिए जिता दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा थम्स अप दे रही है, मुझे लगता है अनौचित्य होगा और वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। मेरा ये कहना है कि अभी भी वोट बाकी है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो बहुत जल्दी से या तो जंप करके जश्न मनाने लगे या थक हार कर बैठ जाए। जो भी जनता फैसला करेगी उसका स्वागत रहेगा, चाहे हमारी जीत हो चाहे हमारी हार हो। लेकिन हाँ, जो मुद्दे थे वो जमीनी मुद्दे रहेंगे और वो रेजोनेट होंगे नेशनल लेवल पर, ये मैं आपको दावे के साथ। आप जश्न मनाए ना मनाए, आरजेडी वाले तो मना रहे हैं। मृत्युंजय जी का चेहरा जरूर उतरा हुआ है, लेकिन पार्टी दफ्तर में बहुत जश्न है। ठीक है सुप्रिया, एक बार समृद्ध जी जवाब आपकी बात का देना चाह रहे हैं, जल्दी से समृद्ध जी। चेहरा नहीं उतरा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अंजना जी एक गंभीर विषय को रखना चाहूंगा। देखिए, जब कांग्रेस का डाउनस्लाइड शुरू हुआ था तो आदरणीय अरुण जेटली जी ने कांग्रेस के लिए एक शब्द कॉइन किया था, द कांग्रेस हैज बिकम द न्यू फ्रिंज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आज मैं आज तक में बैठा था और आप लोगों ने एक बड़ी बात कही। आप लोगों ने कहा कि महागठबंधन में जो रोल कांग्रेस का होना चाहिए था, महागठबंधन को बचाने का और आगे बढ़ाने का, वो रोल आज कांग्रेस से छीनकर कम्युनिस्ट के पास चला गया है। लेफ्ट पार्टी कांग्रेस से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज कहता हूं कि अरुण जेटली जी ने न्यू फ्रिंज कहा था, आज दरअसल कांग्रेस फ्रिंज का फ्रिंज बन गया है। लेफ्ट पार्टी आज सबसे बड़ी फ्रिंज है, वो पूरे एक तरह से किनारे पे बैठी हुई है, कांग्रेस उसके किनारे चली गई है। एक नंबर 2, मैं अपनी बहन सुप्रिया सिनेत जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ईवीएम ठीक बा कि ठीक नहीं बा? ईवीएम ठीक है कि ईवीएम गलत है? क्योंकि सुप्रिया जी कोई साधारण नेता नहीं है, प्रवक्ता है। अगर वो ईवीएम पे मोहर लगाएंगी तो मैं मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पे मोहर लगाया है। ईवीएम ठीक बा कि ईवीएम गलत बा, ये जरा हमारी बहन उत्तर दे। सुप्रिया जी, मुझे लगता है संबित जी मुझे उकसाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी बात कहूं जिससे कंट्रोवर्सी हो, लेकिन मैं ये पूरे सर्वसम्मान से और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूंगी कि जो ईवीएम का डिबेट है या तो वो चुनाव के पहले होना चाहिए था। अभी ईवीएम के डिबेट का कोई मतलब नहीं है। जनता जो जनाधार जिसको देगी, जनमत जो देगी, वो स्वीकार्य होना चाहिए। इस समय ईवीएम पे चर्चा करना मुझे लगता है पूर्णतः निरर्थक है। ये चर्चा या तो चुनाव के पहले होनी चाहिए या किसी और दिन की चर्चा। आज ये चर्चा करने का कोई अनौचित्य है और गलत है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। लेकिन इससे पहले तो नतीजों के ही दिन ईवीएम पर बवाल होता था सुप्रिया जी। तो उदित राज जी ने गलत किया ना? तो मैं ये बवाल नहीं कर रही हूँ ना अंजना जी, मैंने तो कहा ना आई एम एन एक्सेप्शन, मैं कह रही हूँ। आई एम एन एक्सेप्शन या कांग्रेस इज मेकिंग एन एक्सेप्शन? No, I don't think the Congress is making an exception. ये उदित राज जी का अपना पर्सनल मत हो सकता है। फ्रॉम अ पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू मैं नेशनल स्पोक्सपर्सन हूँ कांग्रेस की। मैं यहाँ पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि जो भी मताधिकार होगा, जो भी जनमत आएगा, वो स्वीकार है। आज ईवीएम पे बहस करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है प्रभु जी, ये जो फ्रिंज वो कहने लगे कि लेफ्ट 17 पे है आप देखिए और 20 पर कांग्रेस, क्या वाकई कांग्रेस हाशिए पर तमाम मतलब कम से कम बिहार में कई राज्यों में उनकी सरकार पिछले दिनों बनी है, उससे संबित पात्रा जी भी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बिहार में
नहीं, वो तो आपने लेफ्ट की बात की है डॉक्टर पात्रा ने, बात ठीक है कि लेफ्ट जो है 17 सीटें जो हमने प्रेडिक्ट की थी एग्जिट पोल में 16 से 18 आएंगी, वो तो ठीक निकली एकदम, और आरजेडी भी लगभग ठीक निकल रही है। कांग्रेस पार्टी फ्रिंज हो गई, ये तो स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद सुप्रिया जी भी मान रही है कि जो भी आएगा मत हमारे, हम उसको स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी की रिलेवेंस हर प्रदेश में कम होती चली जा रही है, ये चिंता का विषय सबको है, आपको भी है, सब आप भी कह रही हैं, क्योंकि विरोधी पार्टी अगर नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस, अगर वो रोल नहीं प्ले करती अपना, सरकार बनाने में मदद नहीं करती बल्कि अड़ंगा बन जाती है हारने के बाद, तो इससे तो कोई भी रीजनल पार्टी आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी आगे जाकर के। क्वेश्चन ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी बिकमिंग ए लाइबिलिटी फॉर द रीजनल पार्टी। अखिलेश के साथ भी ये हुआ, जब उनके साथ चुनाव लड़ा तब भी आपके साथ आपने देखा क्या रिजल्ट निकला। तो जहां जहां कांग्रेस किसी भी रीजनल पार्टी के साथ जुड़ती है उससे रीजनल पार्टी को नुकसान होता है, और तेजस्वी को भी शायद ये लगने लगे कि कांग्रेस का जुड़ना उनकी गलती थी। मैं ऐसा सोच सकते हैं लोग, आप इसे सहमत है कि नहीं? आई डोंट नो, दिस इज क्वेश्चन आई एम रेजिंग, इट्स नॉट माय ओपिनियन, आई एम रेजिंग ए क्वेश्चन। ठीक है सुप्रिया जी। नो अंजना जी, मैं प्रभु चावला जी की इज्जत करती हूँ, मुझसे बहुत बड़े हैं और जर्नलिज्म में इनका तजुर्बा मुझसे कई गुना है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी इट इज ऑल्सो फैशनेबल इन न्यू दिल्ली की यहाँ पर बैठकर ये बोलना कि कांग्रेस लायबिलिटी बन गई है, कांग्रेस फ्रिंज में है। ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर हमारी सरकारें, ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर भाजपा का खाता नहीं खुला है, तो क्या हम उनको हाशिए पे कहने लगेंगे? मतलब कहीं पर ये फैशनेबल बन गया है कांग्रेस बैशिंग, जो मुझे लगता है एक लोकतंत्र में गलत है। ठीक है, एक मृत्युंजय जी से कमेंट ले लूं, फिर आऊंगी डॉक्टर पात्रा आपके पास फौरन। जल्दी से मृत्युंजय जी, 77 के करीब पहुंच गया है आरजेडी का आंकड़ा अभी के रुझानों के मुताबिक, मुस्कुराने की वजह मिली है? देखिए आरजेडी, ये तो रुझानों में अंजना जी दिख रहा है कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार हमारा है, सबसे आगे हम हैं, और हम सरकार भी बनाएंगे, ये हमें जनता पर भरोसा और विश्वास है। अब 1-2 घंटे के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 122 के पार हम जाएंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है। डॉक्टर पात्रा, देखिए ये कह रहे हैं कि 1-2 घंटे बाद पिक्चर क्लियर होगा। पिक्चर क्लियर होने के लिए 6 घंटा पड़ा हुआ था, 6 घंटे में पिक्चर क्लियर नहीं हुआ तो 1-2 घंटे में पिक्चर क्या क्लियर होगा? फिर भी मैं कह रहा हूं कि संयम की आवश्यकता है, मगर यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रभु चावला जी जैसे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, आप खुद बहुत वरिष्ठ हैं अंजना जी, आप बताइए रुझान जो 6-7 घंटे के लिए एक जगह टिक जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, अमूमन उसको हिलाना मुश्किल होता है, इसलिए संयम के साथ साइंटिफिक बात भी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस इज लायबिलिटी, बिल्कुल सही कहा गया। आप याद करिए किस प्रकार साइकिल में बैठे थे राहुल गांधी, तो साइकिल का क्या हश्र हुआ, साइकिल आज तक साइकिल में पंचर नहीं लग पाया है, और उसके बाद अब जाके लालटेन के पास बैठे हैं। लालटेन के पास कोई उपाय नहीं है, जिस लालटेन के पास राहुल बैठेंगे वो लालटेन बुझेगा ही बुझेगा, वो जल ही नहीं सकता। संबित जी डेटा तो स्टेबलाइज जरूर करता है, लेकिन आप देखिए कितनी तेजी से बदल रहा है, और आप देखिए अब इस समय इस वक्त अगर आप आंकड़ों को देखें तो एनडीए 120 पर पहुंच गई है और महागठबंधन 115 पर है। फिर सच बात है स्टेबलाइज होता है, लेकिन फिर भी बदल रहा है अभी। और जिस बात की चर्चा पहले हो रही थी, अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती होनी बाकी है। कांग्रेस क्या लायबिलिटी बनी, जो प्रभु जी कह रहे हैं, अगर वाकई अगर आप तस्वीर को देखें तो उनके स्ट्राइक रेट जिस तरह की है, क्या महागठबंधन, क्योंकि आप आरजेडी की परफॉर्मेंस देखिए 76 पर वो है, अगर थोड़ा सा और इधर से पुश मिला होता तो ये जो फासला है कांग्रेस का परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर एक्सपेक्टेशन से कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस को 70 सीट देने के समय भी कहा जा रहा था शायद उनको ज्यादा सीट दी गई, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीजों पर भी डिबेट हो सकती है। कांग्रेस पर बड़ा सॉफ्ट होके बोलते हैं। सॉफ्ट की बात नहीं है, मैं तो जो बात कहता हूँ साफ कहता हूँ। बिहार के चुनाव में अब तक ये कहा, सर एक मिनट बिहार के चुनाव उसी को ऐड कर देना ना। बिहार के चुनाव में अब तक ये कांग्रेस, आपका एग्जिट पोल बता रहा था एक नंबर ऑफ सीट्स, अगर कांग्रेस की उतनी सीटें आप मान लेते जितनी एग्जिट पोल में थी, बाकी जगह सटीक है हमारा एग्जिट पोल, ये कांग्रेस में गड़बड़ा गया ना सारा का सारा, तो कांग्रेस लाइबिलिटी हो ही गई ना। ये तो ऑपोजिट। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक ये कहा जाता था जिस तरफ 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चुनाव को स्वीप करती हैं। इस बार बीजेपी जनता दल यूनाइटेड साथ है और बहुमत पाने के लिए झगड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है। एक आप बोले, देखते जैसे आप बोल रहे थे, मैंने। अब दूसरी बात इधर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, 2 स्टालवर्ड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरी तरफ कौन है?
और 1 महीने पहले तक उस तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा था ये तो कोई नेता ही नहीं है, लीडरलेस है महागठबंधन। उसके साथ कौन है? कांग्रेस पार्टी जिसका कोई जनाधार नहीं है, लेफ्ट पार्टी जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर आज बीजेपी गठबंधन को शाम को अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने बहुमत को बनाए रखने के लिए, तो ये ज्यादा बड़ी डिबेट है आज की तारीख में। काउंटर पॉइंट है ना, काउंटर पॉइंट तो सुनिएगा ना। चौथी बार मुख्यमंत्री की रेस में आप बताइए कौन, कितने ऐसे आपको मिसाल मिलेंगे जो किला ना हो, जैसे एक वक्त पर लेफ्ट का था पश्चिम बंगाल में, इस तरह से चौथी बार रेस में है। तो आपको नहीं लगता एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होगा? और वो भी कोरोना के बाद, एक महामारी एक सदी में एक बार आई ना। कोई ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को पहली बार, तीसरी से चौथी बार लड़ रहे हैं। उड़ीसा के अंदर आप देख लीजिए, नवीन पटनायक है वहां पे। पश्चिम बंगाल के अंदर 35 साल तक लेफ्ट का शासन था, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल इक्वेशन बिहार के अंदर था, उस पॉलिटिकल इक्वेशन में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 1 महीने पहले तक स्ट्रेट अवे केक वॉक दिया जा रहा। अरे तो आराम से जीत जाएंगे, कोई तुलना ही नहीं। आज हम इस पे डिबेट क्यों नहीं करते कि क्यों बीजेपी जनता दल यूनाइटेड अपने बल पे स्ट्रगल क्यों कर रही? शाम 7 बजे तक कोई ये कहने की स्थिति में नहीं कि ये सरकार बना सकते हैं, ये सरकार बना सकते। दैट शुड आल्सो बी डिबेटेड ना। ठीक है, डॉक्टर पात्रा इसका अच्छा जवाब देंगे। और मोदी जी और नीतीश कुमार के सामने एक 30 साल का लड़का, आशुतोष, आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे? नहीं, आशुतोष जी जिस बात को कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आप अगर पिछले 7 चुनावों को देखें, इन चुनावों को छोड़ करके जब से 1990 के चुनाव से, तो जो आशुतोष जी कह रहे 2 पार्टियां, 3 बड़ी पार्टियों में 2 पार्टी जिस तरफ आ जाती थी वो स्वीप कर जाती थी चुनाव। इन चुनाव में वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर ये 2 पार्टियां एक साथ होकर के भी स्ट्रगल कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको जो विपक्ष की पार्टियां हैं इस वक्त जो विपक्ष में दिख रही है उसको कहीं ना कहीं तो क्रेडिट देना पड़ेगा। और सचमुच तेजस्वी यादव को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने इस चुनाव को चुनाव बना दिया। देखिए जल्दी से रागी, देखिए महागठबंधन के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियां नहीं थी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ही नहीं थी, कम्युनिस्टों को भी साथ लिया गया। ये भी ध्यान रखिए। कांग्रेस को आप लोग नक्सली बोलते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आतंकवादी बोलते हैं, हम तो आज भी बोलते हैं। देखिए उनका स्ट्राइक रेट कितना है, आप उनको राष्ट्रवादी बोलिए, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब बोलिए, अब रागी जी को बोलने सुन लीजिए। आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। डिस्टर्ब किया इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं, यही देखिए कि कल तक आप यही बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी जो जेडीयू है, इन दोनों का गठबंधन अच्छा नहीं कर रहा है। मैं यहां कह रहा हूं कि वो एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर रहा है। साथ साथ सुनिए, धैर्य रखिए सर। उसके अलावा आप पूरी तरीके से ये प्रोजेक्शन दे रहे थे कि तेजस्वी को जैसे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम ने, बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम ने एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। सारे पोलिस्टर्स जो हैं वो 131 से लेकर के 160 तक बातें कर रहे थे। डिबेट ये क्यों नहीं होना चाहिए? करते मामला देखिए 119 वर्सेस 115 हो गया है। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं डॉक्टर पात्रा? अंजना जी, एक बार पात्रा साहब तो बोल लेंगे, मैं इनके रागी साहब का जवाब देता हूँ क्योंकि बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार। मैं जरा आशुतोष जी के बात का जवाब दे दूं, क्योंकि आशुतोष जी ने बीजेपी पे सवाल उठाया है। अंजना जी कृपया करके, मैं कुछ बोल रहा था, डॉक्टर साहब बोलूं पहले, ज्यादा आप बोल लीजिए। आशुतोष जी का जवाब देना इतना पाप तो नहीं है सर। मैं क्योंकि उन्होंने बहुत बार बीजेपी पे कहा, मैं सिर्फ 10 सेकंड का आपसे समय चाहूंगा। ठीक है, 10 सेकंड। देखिए यहाँ पे अभी आशुतोष जी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, मतलब जो सपोर्टर है उनके महागठबंधन के, कि एक 31 साल का जो लड़का है वो कितना कमाल कर रहा है। ये गलत बात है। माताजी भी पिताजी भी दोनों चीफ मिनिस्टर थे। ये 30-31 साल का लड़का ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि बेचारा कहीं पर रिक्शा चला रहा था, बेचारा कहीं पर इतना स्ट्रगल करके खोपड़िया फुड़वा करके आके यहाँ चीफ मिनिस्टर बना है। एकदम स्ट्रगलर है, ऐसा नहीं है। माताजी पिताजी दोनों यहाँ, दोनों मुझे नहीं लगता कि समित पात्रा जी आपको शोभा देता है इस तरीके से कटाक्ष करना व्यक्तिगत। 50 मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को इस तरीके से आप कटाक्ष कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ साहब, बिल्कुल आप कर रहे हैं सर। मैं आपके बीच में 1 सेकंड बोला, आपके सेकंड 1 सेकंड बोला देती होगी। अंजना जी, भारत की संस्कृति अंजना जी, नहीं मैं इनके बीच में 1 सेकंड बोला। मैं ये क्यों इतना गुस्सा से चिल्ला रहे हैं? गुस्सा नहीं कर रहे हैं आप।
देखिए अंजना जी, ये जो ये बार बार प्रभु जी को दिखाइए, बोलेंगे। सर मैं बोल सकता हूँ या ये अधिकार मेरा नहीं है? बोलिए बोलिए डॉक्टर पात्र, बोलिए। देखिए मैं इसका बोलना चाहता हूँ, ये जो बार बार बोल रहा जा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को एक 31 साल के लड़के ने टक्कर, मैं प्रपोज कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप अगले बार पीएम कैंडिडेट बनाइए तेजस्वी जी को। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी जी कब तक पीएम कैंडिडेट रहेंगे, वो हार भी स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल से ना हो पाएगा। तेजस्वी जी को उतारा जाए मैदान में। मैं तो आशुतोष जी को सपोर्ट करके बोल रहा हूं कि भैया आप जो अगली बार ये 17 लोग मिलकर चुनाव लड़ोगे उसमें तेजस्वी जी को अरे क्यों नाराज हो रही है? मैं तेजस्वी जी के अच्छे ये बोल रहे थे कि इतना टैलेंटेड है तेजस्वी, मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूं। कटाक्ष पर कटाक्ष। जल्दी से प्रभु जी बस 2 लाइन का कमेंट करना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब अपनी जो बात कर रहे हैं उनको तो कांग्रेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस का रोल तो इसमें नेगेटिव हो ही गया ना, जो भी रिजल्ट आता है सुप्रिया ने कह दिया एक्सेप्ट करेंगे। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के ऊपर मैंडेट था, नीतीश कुमार बीजेपी ने उनकी साख थोड़ी बहुत बचा ली, बीजेपी का संगठन था, उनके जो सेंट्रल स्कीम है उन्होंने काम किया और वो अपनी सीटों पे कहां बचा पाए हैं। जो बार बार बात हो रही है कि नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये मैंडेट बिटवीन फाइट किसके बीच में थी? तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में थी, नरेंद्र भाई और उनके बीच में नहीं थी बिल्कुल। उस लड़ाई के अंदर तेजस्वी नीतीश को पटक दिया, ये सामने दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ सीट से भी डिसाइड करता है और परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल से भी डिसाइड करता है। अब उनके माँ बाप जिंदा हैं जहाँ कहाँ हैं वो तो कहीं बैठे, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तेजस्वी ने पॉपुलैरिटी अपनी दिखा दी, समराइज कर दिया। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है। नॉन स्टॉप कवरेज जारी है लगातार। ब्रेक के बाद आपको पटना लिए चलेंगे श्वेता के साथ एक घंटे के उस पेशकश में, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर बताते हुए 121 एनडीए 114 अभी सस्पेंस बरकरार है। फिल्म बाकी है, देखते रहिए।